स्वागत है आप सभी को ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के इस नए लेटेस्ट और धमाकेदार वीडियो में। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और पावरफुल साबित होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग टेंस खत्म करने के बाद वर्ब पढ़ने वाले हैं और आपको सही जानकारी के लिए बता दें कि डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में वर्ब से रिलेटेड, जी हां, वर्ब से रिलेटेड कम से कम 4, 5, 6 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब इसका अंदाजा नहीं है कि सिर्फ 4, 5, 6 ही क्वेश्चन, हो सकता है 7, 8 क्वेश्चन भी पूछ ले। मतलब अगर आप टेंस, वर्ब और भी 2-4 टॉपिक पढ़ लेते हैं तो पूरा का पूरा जनरल इंग्लिश 20 में 20 लाने की पूरी गारंटी तय हो जाती है। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत बहुत ही एनर्जी के साथ करते हैं। तो अभी से इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ाने जा रहे हैं वर्ब के बारे में। और आज के इस वीडियो में जब आप वर्ब पढ़ लेंगे ना, आपको कहीं भी किसी भी चैनल से फिर दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी इकलौता ऐसा चैनल है जहां पर रिजल्ट दिया जाता है। जी हां, रिजल्ट। आप जितने भी ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी से मतलब जो तैयारी करके गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे जाकर के पूछिए कि आप कहां से पढ़ रहे थे कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, किस हिसाब से तैयारी कर रहे थे कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया। तो डायरेक्ट बोलेगा कि ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी से मैंने पढ़ा। मात्र 2 से 3 महीना उन लोगों ने पढ़ाया, बड़े ही मेहनत और मुशक्कत के साथ तैयारी करवाया और मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया। इवन जो 15-20 दिन तैयारी किया ना ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी से, तो उनको भी समझिए तो कॉलेज मिल गया, लेकिन प्राइवेट कॉलेज मिला, लेकिन मिला ना जी। तो इसलिए कहा जाता है ना कि ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी इकलौता ऐसा चैनल है जहां पर आपको दिलासा नहीं बल्कि रिजल्ट दिया जाता है। तो चलिए आज के इस सेशन में हम लोगों को क्या पढ़ना है, वर्ब के बारे में। देखिए वर्ब क्या है, सबसे पहले एक सवाल बनता है कि वर्ब क्या है। देखिए वर्ब कहिए या मेन वर्ब कहिए, वर्ब का हिंदी होता है क्रिया, और क्रिया को कहते हैं किसी काम का होना। किसी काम का होना क्रिया कहलाता है, क्रिया कहलाता है। अब देखिए मैं एक चीज बताऊं, टेंस जब खत्म हो गया, जो विद्यार्थी पूरा का पूरा टेंस अगर पढ़ करके समझ करके और इस वीडियो को देख रहे होंगे ना, तो उनको बहुत मजा आने वाला है। क्योंकि मैं जब टेंस पढ़ा रहा था तो उसमें भी वर्ब के बारे में खूब चर्चा किया था। यहां पर इस वर्ब वाली जो वीडियो है ना, इस वीडियो को देखने के बाद मैं सच कह रहा हूं ना कि आपको बहुत मजा आने वाला है। लास्ट में आप तो एकदम क्या बताएं, आप बिना कमेंट किए नहीं जाएंगे। सुनिएगा ध्यान से, किसी काम का होना क्रिया कहलाता है। और सुनिए, मैं अभी से ही कह दे रहा हूं, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम आराम से समझना है। एक बार समझ लेंगे, दोबारा आपको फिर इस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक ही बार में हम दिमाग में फिट कर देते हैं। सुनिए, क्रिया किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं? क्रिया, किसी काम का होना क्रिया कहलाता है। जैसे कि अभी मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं कौन सा काम कर रहा हूं? पढ़ाने का। तो पढ़ाना क्या है? क्रिया है। सपोज मान के चलो कि इस बोर्ड पर आपको समझाने के लिए कोई भी शब्द लिख रहा हूं या कोई भी वाक्य लिख रहा हूं, तो लिखना क्या है? एक प्रकार की क्रिया है। आप देखेंगे, गौर करेंगे कि कभी भी क्रिया के जो शब्द बन रहे हैं ना, शब्द, उस शब्द में हमेशा लास्ट में न या ना या नी आ रहा है। मतलब कुल मिला जुला कर का न आ रहा है। क्या आ रहा है? न आ रहा है। जैसे खाना, पीना, उठना, दौड़ना, बैठना, सोना, पढ़ना, पढ़ाना है। तो कुल मिला जुला करके क्या है? हमेशा ना आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नी भी आएगा कभी कभी। तुम्हें पढ़नी चाहिए है, उसे पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो कुल मिला जुला करके ना नी आता है। तो ये एक ट्रिक है कि किसी भी वर्ब के शब्द को पकड़ना काफी आसान हो गया। देखिए बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, आप सभी डीएलएड के जितने भी एंट्रेंस की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, उनको तो मतलब कोई कमेंट करके पूछता है तो मेरे को उसका लेवल पता चलता है कि सच में कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं ना, जिसको ये भी नहीं पता है कि एम का प्रयोग कहाँ होगा, इज का प्रयोग कहाँ होगा, आर का प्रयोग कहाँ होगा। हैज में भी किसी को कंफ्यूजन होता है, बट हमको सबको लेकर के चलना है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो ये सब कुछ जानते हैं, लेकिन बहुत ऐसा चीजें जो मैं बताऊंगा वो नहीं जानते हैं। तो जान लीजिए। देखिए ट्रिक क्या है, किसी भी शब्द जिसे पता चले कि ये क्रिया है कि नहीं है, तो उसके लास्ट में हमेशा ना आएगा। मतलब मैक्सिमम आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। तो समझ लेना कि वो क्या है। यही ट्रिक है याद करने का कि वो क्या है, क्रिया है। और क्रिया किसी काम का होना। अब देखो, सबसे पहले मैंने वर्ब को, क्रिया को मैंने 2 हिस्सों में बांटा, यानी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। यानी क्रिया को मान करके चलो हमने 2 भागों में बांटा। सपोज मान के चलो वर्ब इकलौता ऐसा, ठीक है ना, व्यक्ति है जिसके 2 संतान हैं। कितने संतान हैं? 2 संतान। और तो मेरी आदत है कि
किसी भी चीज को बड़ा ही अच्छे और सिस्टमैटिक तरीका से समझाना। तो देखो वर्ब क्या है, मान के चलो कोई व्यक्ति है जिसके दो संतान है, एक हो गया हेल्पिंग वर्ब और दूसरा हो गया मेन वर्ब, यानी इसके दो बच्चे हैं, क्रिया के दो बच्चे हैं, ठीक है ना। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूं, ये जो है ना हेल्पिंग वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब, तो दो नाम अलग अलग है, लेकिन इन दोनों का हिंदी होता है सहायक क्रिया। और सहायक क्रिया से क्या तात्पर्य है, यानी कि ये किसी भी सब्जेक्ट के साथ लग करके, ठीक है ना, जो क्रिया होता है ना उस क्रिया, सुनिएगा, किसी भी सब्जेक्ट के साथ लग करके जो क्रिया होता है ना उसके बीच में रह करके, ठीक है ना, यानी सब्जेक्ट के साथ लग करके और होने वाले क्रियाओं का अंजाम दे करके, ठीक है ना, ये सहायता प्रदान करता है। नहीं समझा आपने, सुनिए मैं बता रहा हूं। जैसे सहायक क्रिया का मतलब ही हुआ है सहायता करने वाला क्रिया, जैसे या तो आने वाला वर्ब हो या फिर सब्जेक्ट हो। मान के चलिए कि वर्ब हो और सब्जेक्ट हो, वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में जो लग कर, ठीक है ना, जो क्रिया सहायता प्रदान करता है उसे हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, या एक्सिलरी वर्ब या सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे कि मैं इसका उदाहरण दे रहा हूं, फिर बाद में हम सेकंड इसके बेटा के ऊपर जाएंगे, सुनिएगा। जैसे हेल्पिंग वर्ब कहिए, एक्सिलरी वर्ब कहिए, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं, ठीक है। यहां देखिएगा, जैसे कि मान के चलिए कि हमको कहना है कि मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। अब आप कमेंट करके बताइए कि ये किस टेंस से मैं वाक्य को लिखा हूं। मैं जाऊंगा तो ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है ना, या सिंपल फ्यूचर कह सकते हैं। तो मान करके चलिए कि हमको बनाना है आई। अब यहां पर देखिए क्या हो गया, लगाएंगे विल और उसके बाद से गो। आप गौर कीजिए कि यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ वर्ब है, यानी कि एक तरफ सब्जेक्ट और दूसरा तरफ मेन वर्ब अगर रहे, और इसके बीच में जो इस्तेमाल होता है ना, जो वर्ड इस्तेमाल होता है, जो शब्द इस्तेमाल होता है, यही होता है क्या चीज, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना, जिसको एक्सिलरी वर्ब या सहायक क्रिया के नाम से जानते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया। अब सहायक क्रिया के उदाहरण क्या हो सकते हैं भाई, तो देखो हो सकते हैं एम हो सकते हैं, इज हो सकते हैं, आर हो सकते हैं, वाज हो सकते हैं, वेयर हो सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद से विल हो सकते हैं, शैल हो सकते हैं, ठीक है ना, हैज या हैव हो सकते हैं, हैज या हैव हो सकते हैं, हैड हो सकता है, हैज या हैव बीन हो सकता है, हैज या हैव बीन हो सकते हैं, हैड बीन हो सकते हैं, हैड बीन हो सकते हैं। और आपको तो पता है ही है कि ये एम इज आर जो होता है ना, एम इज आर ये प्रेजेंट है, वाज वेयर पास्ट है, ये विल शैल फ्यूचर है, हैज या हैव ये क्या है, प्रेजेंट है, और हैज या हैव बीन, हैज या हैव बीन ये भी प्रेजेंट है, हैड पास्ट है, और हैड बीन क्या है, पास्ट है। अब आइए यहां पर देख लीजिए, गौर कीजिए, विल हैव ये क्या है, फ्यूचर है, विल हैव बीन ये क्या है, फ्यूचर है। तो कुल मिलाजुला करके ये क्या है, ये जितने भी है ना, ये सब हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है, एक्सिलरी वर्ब है, जो सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में लगता है, इसे क्या कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। ये बातें आई होप कि समझ में आ गया होगा। और एक चीज तो जरूर गौर करके चलिएगा मेरे बाबू, क्या चीज, कि ये जो एम इज आर है ना, ये हमेशा प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल होता है। ये वाज वेयर है ना, ये हमेशा पास्ट के लिए इस्तेमाल होता है। ये विल शैल है ना, हर हेल्पिंग वर्ब पर ध्यान देना है। ये जो विल शैल है ना, ठीक है ना, ये हमेशा फ्यूचर के लिए, हैज हैव हमेशा प्रेजेंट के लिए, हैड पास्ट के लिए, हैज या हैव बीन प्रेजेंट के लिए, हैड बीन पास्ट के लिए, विल हैव या विल हैव बीन फ्यूचर के लिए। लेकिन फ्यूचर के किस टेंस के अंतर्गत आता है, फ्यूचर के कौन सा बेटा में ये इस्तेमाल किया जाता है, उस कौन से बेटा का बोली है जिसमें विल हैव बीन लगाया जाता है, ये सब कुछ मैं टेंस में क्लियर कर चुका हूं। इसीलिए तो मैंने बोला इस वीडियो को शुरू करने से पहले कि अगर आप टेंस हमारा जो कंप्लीट हो गया है उस वीडियो को देख करके इस वीडियो को देख रहे होंगे ना, तो बहुत मजा आ रहा होगा। मैं सब कुछ बताया था कि एम इज आर के बाद आने वाला वर्ब का कंडीशन क्या होगा, वाज वेयर के बाद आने वाला वर्ब का कंडीशन क्या होगा, विल शैल के बाद आने वाला वर्ब का कंडीशन क्या होगा। लेकिन सत्य ये है कि जब भी हेल्पिंग वर्ब लगता है, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में ही लगता है, ठीक है। अब बात आती है कि चलिए सब्जेक्ट तो सर समझ गए कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, और आप एक और बात बता रहे थे कि मेन वर्ब यानी सब्जेक्ट, यानी कि आपने बताया कि सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में क्या है, ये सारा हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो ये तो बात क्लियर हो गई। लेकिन अब मेन वर्ब पर थोड़ा सा समझा दीजिए कि सर मेन वर्ब क्या है।
बिल्कुल मैं समझाऊंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सुनिए, मेन वर्ब कहिए या प्रिंसिपल वर्ब कहिए, ये वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी, एकदम इत्मीनान से समझ लेना है। मेन वर्ब कहिए या प्रिंसिपल वर्ब कहिए, इसको हिंदी में कहते ही है मुख्य क्रिया, प्रधान क्रिया, ठीक है ना। अब देखिए, ये जो मेन वर्ब है ना, इसका अपना 5 गो संतान है। कितने? 5 गो संतान, यानी इसके 5 गो चेहरा है। देखिए, मान के चलिए कि एक व्यक्ति के, समझिए तो 5 गो चेहरा कहने का शब्दार्थ क्या होता है, कहने का तात्पर्य क्या होता है कि माने मान के चलिए कि जैसे कि एक कोई व्यक्ति है जो मेरे पास आकर के मेरे तरह बात करता है और आपके पास जाकर के आपकी तरह बात करता है। वही व्यक्ति घर पर जाकर घर के लोगों के साथ मिलकर के घर के लोगों की तरह बात कर रहा है और वही व्यक्ति झगड़ेलू लोगों के साथ रह करके झगड़ेलू की तरह बात कर रहा है। तो एक व्यक्ति कई बात विचार हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? तो सोचिए, व्यक्ति एक ही होता है लेकिन उसके हाव भाव और उसके आचार व्यवहार संस्कार 3-4 तरीके से देख लिया जाता है। एक ही व्यक्ति कई तरीके का कपड़ा पहन लेता है। उसी तरीके से है, मान के चलिए कि मेन वर्ब है या प्रिंसिपल वर्ब है, ये मुख्य क्रिया, इसके 5 चेहरे हैं, 5 चेहरे हैं। लेकिन इन 5 चेहरा को जो आप देख रहे हैं ना, इसके इस वर्ब का अलग अलग जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं टेंस के अंदर, जो मैंने आपको टेंस को पढ़ाने के क्रम में समझाया था। लेकिन फिर भी मैं इसको स्पेशली इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि इससे रिगार्डिंग आयोग की तरफ से जो आप एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए जाएंगे, इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाता है। और जब मैं ये मेन वर्ब समझाऊंगा ना, जैसे मैंने हेल्पिंग वर्ब समझाया, मेन वर्ब जब समझाऊंगा ना, मैं सच कह रहा हूं ना कि एक भी सेंटेंस का जो फिल इन द ब्लैंक्स विथ एक्सिलरी वर्ब, सुटेबल एक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब के साथ आ जाए या इस मेन वर्ब के साथ आ जाए, आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं। मेन वर्ब का पूरा जब आपका जो है ना इस पर पकड़ बन जाएगा ना, तो मैं सच कह रहा हूं ना कि एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। ठीक है, यहां देखिएगा, मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, इसके 5 चेहरे, इसके 5 संतान है। पहला जो मेन वर्ब है ना, वर्ब 1, ये मेन वर्ब का पहला बेटा, इसको हमेशा प्रेजेंट और फ्यूचर में इस्तेमाल होता है, फ्यूचर टेंस में। सुनिएगा एकदम इत्मीनान से, कोनो हल्ला गुल्ला नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, यहां सुनिएगा। इस वर्ब 1, जैसे मान के चलिए ये गो है, ठीक है ना, तो सुनिएगा, और गो का वर्ब दूसरा हो गया वेंट, और इस गो का V3 हो गया गोन, और चौथा हो गया गोइंग, और पांचवा हो गया गोज। आई होप कि यहां दिखाई दे रहा होगा। अब सुनिएगा एकदम गौर से, मान के चलिए कि मेन वर्ब का पहला बेटा जिसका इस्तेमाल हमेशा प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में किया जाता है, तो क्या प्रेजेंट का 4 गो औलाद है तो चारों में इस्तेमाल कर दिया जाएगा? क्या फ्यूचर के 4 गो औलाद है तो क्या सर वो चारों में इस्तेमाल हो जाएगा? नहीं, आपको घबराना नहीं है। कंडीशन है, प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट में इसका इस्तेमाल करता है, इंडेफिनिट में करना है, फ्यूचर के इंडेफिनिट में करना है। यानी कि इसका कंडीशन ये है कि हमेशा प्रेजेंट में हो चाहे फ्यूचर में हो, इस्तेमाल वर्ब 1 का हमेशा किस में होगा? इंडेफिनिट में होगा। जैसे कि आप देख लीजिए, यहां पर जीता जागता प्रमाण है। जैसे कि आप इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला लिखिए तो कमेंट में, कैसे? सब्जेक्ट प्लस, सुनिएगा, मेन वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। में पढ़ाया था ना, आपको पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? अगर पढ़ाया था और आप पढ़े हैं तो कमेंट में लिखिएगा यस सर, अब बिल्कुल बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है। ये जरूर लिखिए कि यस सर, मजा आ गया, कमेंट में मजा आ गया जरूर बात लिखिए, ठीक है ना। यहां पर देखिए, ये वर्ब 1 प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों टेंस में इस्तेमाल होता है। देखिए इस दोनों टेंस के तो 4-4 गो औलाद हैं, 4-4 गो संतान है, ठीक है। तो इस प्रेजेंट के पहला बेटा इंडेफिनिट या फ्यूचर का पहला बेटा इंडेफिनिट हो, ये कंडीशन ये है कि हमेशा इंडेफिनिट, यानी चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट हो, ये इंडेफिनिट के लिए ही सिर्फ इस्तेमाल होते हैं वर्ब 1। देखिए सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब 1 प्लस सब्जेक्ट, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखिए सब्जेक्ट प्लस विल शैल, ठीक है, प्लस मेन वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का फॉर्मूला है? यानी कि पता ये चला कि फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस मेन वर्ब 1, फिर वर्ब 1 फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है और वो भी फ्यूचर के इंडेफिनिट में इस्तेमाल हो रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैं जाता हूं तो आई गो, मैं जाता हूं तो आई गो, और मैं जाऊंगा तो आई विल गो।
आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि वर्ब वन का हमेशा इस्तेमाल किस में होता है? प्रेजेंट और फ्यूचर में। ठीक है, अब आइए, अब आप इसको इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इंडेफिनिट, इंडेफिनिट। ठीक है ना, वर्ब वन को इंडेफिनिट भी कह सकते हैं, या प्रेजेंट या फ्यूचर भी इसको कह सकते हैं। ठीक है ना, या प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं, या फ्यूचर इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। अब आइए बात करते हैं, ये जो वर्ब टू है ना, मेन वर्ब का दूसरा का बेटा, ये बेचारा को कभी भी सिर्फ और सिर्फ केवल पास्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पास्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। अब आप कहेंगे कि सर पास्ट में भी तो 4 गो लड़का है, पास्ट का भी तो 4 गो औलाद है, तो क्या हम चारों के लिए इस्तेमाल करेंगे? नहीं मेरे भाई, कंडीशन है कि इस पास्ट का, मान के चलिए कि वर्ब टू पास्ट टेंस में इस्तेमाल होगा, लेकिन पास्ट के पहला संतान, पहला बेटा इंडेफिनिट के लिए होगा, इंडेफिनिट के लिए होगा। ठीक है ना, क्योंकि आप याद कीजिए जब हम पास्ट टेंस पढ़ा रहे थे तो पास्ट का जो सिंपल पास्ट कहिए या पास्ट इंडेफिनिट कहिए, उसका हमने फार्मूला स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस लिखवाया था, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का टू प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? यस नो आप कमेंट करके बताइए। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद किसी भी टेंस में इस्तेमाल नहीं होता है वर्ब टू, केवल सिर्फ और सिर्फ पास्ट, और वो भी पास्ट के इंडेफिनिट यानी पहला बेटा में वर्ब टू का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैं जाता था, मैं जाता था तो आई वेंट। देखा बना कि नहीं बना? मतलब आसान है कि नहीं है? मतलब इतना सिस्टमैटिक ढंग से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ टेंस के बाद वर्ब। अब इसके बाद कोई और भी टॉपिक होगा, मैं सब कुछ लाइन बाय लाइन से पढ़ाऊंगा, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। सुनिए, अब ये जो है ना, ये अब आप कहेंगे सर वर्ब थ्री किसके लिए इस्तेमाल होगा? तो मैं बता रहा हूं, ये प्रेजेंट के लिए भी होगा, ये पास्ट के लिए भी होगा, ये फ्यूचर के लिए भी होगा। अब सुनो, अब कहोगे कि सर ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के लिए होगा, तब तो सर समझ में आ गया, यानी कि ये भी इंडेफिनिट के लिए होगा। नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस कॉज हैवी एक्सीडेंट। यहां पर ठहर जाइए, ये जो V3 है ना, ये V3 सुनिएगा ध्यान से, ये जो V3 है ये प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के लिए होगा, लेकिन इन तीनों के साथ कंडीशन है कि ये सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट के लिए इस्तेमाल होगा। किसके लिए होगा? परफेक्ट, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल होगा, पास्ट परफेक्ट के लिए इस्तेमाल हो सकता है, फ्यूचर परफेक्ट के लिए इस्तेमाल हो सकता है। जब भी कभी इस्तेमाल होगा ये वर्ब का तीसरा रूप, ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों टेंस में इस्तेमाल होगा, लेकिन इस तीनों टेंस के जो तीसरा बेटा है ना, किसका? ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का जो तीसरा बेटवा है परफेक्ट, वही तीसरा बेटवा परफेक्ट के लिए ही वर्ब थ्री का इस्तेमाल करवाएगा। सुनिए कैसे, तो देखिए प्रेजेंट का फॉर्मूला लिख लो, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया क्या चीज? प्रेजेंट परफेक्ट। सुनिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया कि नहीं? प्रेजेंट परफेक्ट के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब सुनिए, पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला लिख दो, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हो गया कि नहीं हो गया? अब बताओ, कंडीशन ये है कि फ्यूचर के लिए भी परफेक्ट में इस्तेमाल होता है, फ्यूचर परफेक्ट में भी V3 का इस्तेमाल होता है, तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल हैव आएगा प्लस V3 आएगा प्लस ऑब्जेक्ट। हुआ कि नहीं हुआ? देख रहे हो, हैज या हैव आए तो हैज या हैव के बाद आने वाला वर्ब तीसरा का होगा। हैज या हैव के बाद जब भी कभी वर्ब आएगा तो वो सिंगुलर नहीं हो सकता है, पास्ट नहीं हो सकता है, यानी कि ये वर्ब टू नहीं हो सकता है। वर्ब टू को पास्ट के भी नाम से जानते हैं, वर्ब टू पास्ट के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि केवल पास्ट के लिए इस्तेमाल हो। तो हैज या हैव के बाद आने वाला वर्ब 1 नहीं हो सकता है, 2 नहीं हो सकता है, जब भी होगा तो वर्ब 3 होगा। यहां तक कि 4 भी नहीं हो सकता है ना, 5 भी नहीं हो सकता है, मैं सब कुछ बताऊंगा, लेकिन यहां पर कंडीशन है कि हैज या हैव के बाद V3 होगा। हैड भी आए तो हैड के बाद आने वाला वर्ब जो होगा वो 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा। इसलिए जब भी फिल इन द ब्लैंक्स में अगर आपसे पूछ दे, सब्जेक्ट दे दे आई और डैश डैश डैश, मान के चलिए आई दे दे डैश 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 और यहां पर गोन लिख दे, और आपको ऑप्शन में दे दे क्या चीज? हैड दे दे, विल दे दे, शैल विल दे दे, वाज दे दे, ठीक है ना, एम दे दे, ठीक है ना। मान के चलिए यहां पर एक बार एग्जांपल दे ही दे रहा हूं, सुनिएगा।
मान के चलिए कि यहाँ पर विल दे दे एगो ऑप्शन में, दूसर का ऑप्शन में दे दे, ठीक है ना, दूसर का ऑप्शन में दे दे वाज, तीसर का ऑप्शन में दे दे एम, और चौथ का ऑप्शन में दे दे हैड। तो मैं आपको क्या सिखाया हूं कि जब भी कभी देखना कि ये वर्ब 3 है और ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट और वर्ब 3 के बीच कभी भी जो हेल्पिंग वर्ब लगता है ना, ठीक है ना, या तो अगर हैज ऑप्शन में दिया है हैज या हैव में, तो मान के चलिए आई के अकॉर्डिंग ही वो ऑप्शन बनाएगा, तो आई के साथ हैव एक ऑप्शन दिया रहेगा, तो या तो हैव दिया रहेगा, नहीं तो हैव नहीं रहेगा तो हैड रहेगा। तो आप किसके साथ जाओगे? हैड के साथ जाओगे, यहाँ पर हैड लगा दोगे। क्यों? क्योंकि हैड के बाद आने वाला वर्ब 3 होता है। अब हम इस वर्ब 3 को किससे? परफेक्ट के नाम से जान सकते हैं कि नहीं? परफेक्ट के नाम से जान सकते हैं। किसके नाम से? परफेक्ट। इस वर्ब 3 को परफेक्ट भी कह सकते हैं, यानी कि ये प्रिंसिपल या मेन वर्ब का तीसरा बेटा गुण जो है ना, यानी वर्ब 3 जो है ना, हमेशा सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट टेंस के लिए ही इस्तेमाल होता है, वो चाहे प्रेजेंट के अंतर्गत आए, चाहे पास्ट के, चाहे फ्यूचर के। अब आइए बात करते हैं वर्ब 4। इस वर्ब 4 को कंटिन्यूअस के नाम से जानते हैं, कंटिन्यूअस के नाम से। अब देखो मेरे भाई, अब बात आती है कि क्या सर ये भी प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल होगा? बिल्कुल होगा। ये भी पास्ट के लिए इस्तेमाल होगा? बिल्कुल होगा। ये भी फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होगा? बिल्कुल होगा। अब आप कहेंगे तब तो सर समझ में आ गया कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के लिए होगा, तो बिल्कुल ज्यों कहते हो वर्ब 3 की तरह, लेकिन नहीं। फिर यहां पर ठहरिए, ये प्रेजेंट के लिए होगा, पास्ट के लिए होगा, फ्यूचर के लिए होगा, तीनों के लिए होगा, बेशक होगा, लेकिन इसके पास भी कंडीशन है, सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअस के लिए, सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअस के लिए। मैंने बताया ना कि इस V4 को कंटिन्यूअस के नाम से भी जानते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, ये तीनों टेंस में किसी के पास भी चले जाइए, जिस वाक्य में वर्ब 4 को इस्तेमाल करना है, याद रखना कि चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, हमेशा और हमेशा के लिए V4, ठीक है ना, किसके लिए इस्तेमाल होता है? कंटिन्यूअस के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, अब ये कंटिन्यूअस क्या है? ये प्रेजेंट का चौथा बेटा है। ये कंटिन्यूअस क्या है? पास्ट का चौथा बेटा। ये फ्यूचर, ये कंटिन्यूअस क्या है? फ्यूचर का चौथा बेटा है। अब देखिए इसका फार्मूला अगर लिखना चाहते हैं तो यहां पर देख लीजिए कैसे। तो सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, यही ना हम पढ़ाए थे टेंसवा में, प्लस V4 में वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट। आ गया समझ में? ये क्या हो गया? प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहिए या प्रेजेंट इम्परफेक्ट कहिए, सियारवा वही है, पोछिया बस रंगवा लिया है। सुनिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहिए, प्रेजेंट इम्परफेक्ट कहिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो यहां देखिए, अब यहां पर बात आती है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो सर सब्जेक्ट प्लस एम इज आर के बाद, यानी कि जब भी आएगा वर्ब में ING लगा देंगे? बिल्कुल लगाएंगे। जब भी कभी एम इज आर के बाद, ध्यान रखना मेरे भाई, जब भी कभी सब्जेक्ट के बाद एम इज आर आ जाए और आने वाला जो वर्ब होगा, याद रखना कि वर्ब में ING होगा। अब आइए पास्ट के लिए बात करते हैं। पास्ट में सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर तो है, चलिए वाज वेयर हो गया। अब आने वाला वर्ब क्या होगा? वर्ब 4 होगा, वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आइए, क्यों वर्ब 4 क्या है? वर्ब में ING। वर्ब 4 क्या है? वर्ब में ING। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये भी क्या होगा? मैं जा रहा था तो आई वाज गोइंग, है ना। अब देखिए ये भी हो गया। अब चलिए देखते हैं क्या चीज। अब इसको हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस में इस्तेमाल करते हैं, देखिएगा कैसे। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने कहा था ना कि फ्यूचर के लिए भी चौथा जो बेटवा है ना, कंटिन्यूअस, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है ना। सॉरी यार, मैं एक बात बताऊं, मैं बार बार चौथा बेटा कह रहे हैं यार, ये चौथा बेटा थोड़ी है, गलत। ये प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो या फ्यूचर हो, ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का ये दूसरा का बेटा है। इंडिफिनिट तो पहला बेटा हो गया, कंटिन्यूअस दूसरा, परफेक्ट क्या हो गया? तीसरा बेटा। ये देखिए, ये परफेक्ट है ना, ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का ये तीसरा बेटा है, ये तीसरा बेटा है। और ये क्या है? मतलब सॉरी, चूंकि हम फुलो में बार बार चौथा तीसरा बेटा कहने में ना, अरे क्या करोगे यार, इस सबका अलग अलग दो गो, चार गो, 2 गो औलाद रहता तब ना, 4 गो औलाद है, 5 गो औलाद है, तो थोड़ा सा आगे पीछे, मतलब आप तो समझ ही रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ देखो, ये वर्ब 3 क्या है? वर्ब 3 ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का ये परफेक्ट जो है ना, ये तीसरा बेटा है। अब यहाँ देखिए, ये वर्ब 4 जो है ना, ये वर्ब 4 देख करके हमारे दिमाग में बार बार आ जा रहा था, चौथा बेटा बार बार कह रहे थे। भले हम पढ़ा रहे हैं, ठीक पढ़ा रहे हैं, लेकिन तनी फ्लो में निकल गया, बस डोंट माइंड प्लीज। यहाँ देखिएगा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये क्या है?
ये तीनों के दूसर का बेटा कंटिन्यूअस है और ये कंटिन्यूअस के लिए ही इस्तेमाल होता है दूसर का बेटा, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के या प्रेजेंट इम्परफेक्ट कहिए, नो प्रॉब्लम। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर आपको पढ़ाए होंगे, ठीक है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में तीनों में हम पढ़ाए हैं क्या चीज कि सब्जेक्ट के बाद एम इज आ रहा है तो वर्ब में आईएनजी होगा, सब्जेक्ट पर पास वाज वेयर आ जाए हेल्पिंग वर्ब तो वर्ब फोर हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद विल शैल आ जाए बी तो वर्ब फोर हो जाएगा, यानी कि ये किसके लिए इस्तेमाल होगा, वी फोर, हमेशा कंटिन्यूअस के लिए। अब आइए बिना देर किए अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं और मैं आपको बताता हूं। देखिएगा ये वाला, देखिए अब यहां पर देखिए ये जो वर्ब 5 है ना, इसका कहानी थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। देखिएगा कभी कभी होता ही है ना कि आप गांव मोहल्ला टोला या किसी शहर या नगर से ये मैसेज सुने होंगे कि किसी व्यक्ति का 2 बच्चा हो जाता है एक ही साथ, चाहे 2 लड़की चाहे 1 लड़का लड़की, मतलब जुड़वा बच्चा, जिसको जुड़वा बच्चा कहते हैं, ठीक है ना। तो होता यह है ना कि ये जो मेन वर्ब अपने 5 को संतान को पैदा किया ना, तो वर्ब 1 का व्यवहार वर्ब 5 की तरह होने लगा, मतलब कि ये समझिए तो एक तरीके का जुड़वा है, भले ही 5 जो इसके संतान है लेकिन समझो तो वर्ब 1 और वर्ब 5, यानी वर्ब 1 जो है ना, वर्ब 1 यूं समझ लो कि वर्ब 1 वर्ब 5 की तरह है और वर्ब 5 वर्ब 1 की तरह है। इसमें भी मान के चलिए कि गो इस्तेमाल होगा, कॉम इस्तेमाल होगा, ये जस्ट लाइक वर्ब 1 की तरह है, लेकिन आखिर इसको वर्ब 5 में क्यों रखा गया, कंडीशन है, मैं बता रहा हूं। देखिए ये जो वर्ब है ना, ये जितना भी वर्ब है इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये वर्ब 5 का हमेशा एक कंडीशन है कि सबसे पहला बात कि ये किस टेंस में इस्तेमाल होता है, तो ये प्रेजेंट, हमेशा, ऑलवेज, ऑलवेज, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है। अब आप कहोगे कि सर प्रेजेंट के चारों लड़कों में इस्तेमाल होगा, नहीं मेरे भाई, इसमें भी कंडीशन है, प्रेजेंट के इंडिफिनिट में होगा, किस में होगा, प्रेजेंट के इंडिफिनिट में होगा, समझिएगा, पॉइंट शुड बी नोटेड। ये प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल होता है वर्ब 5, हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ और सिर्फ वर्ब 5 का इस्तेमाल प्रेजेंट में होता है, लेकिन प्रेजेंट के साथ कंडीशन है कि सिर्फ और सिर्फ इंडिफिनिट, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट यानी पहला बेटा में इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में हमेशा इस्तेमाल होता है। लेकिन मान के चलो सभी सेंटेंस के साथ नहीं, इसके साथ कंडीशन है, क्या कंडीशन है तो सुनिएगा, वही फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब वाला कंडीशन है, ठीक है ना, जिस तरीके से फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब के साथ कुछ चेंजिंग होता है उसी तरीके से, लेकिन यहाँ एज इट इज फाइनाइट नॉन फाइनाइट में नहीं पढ़ाने वाला हूँ, बस ये बताने वाला हूँ कि वर्ब 5 का इस्तेमाल प्रेजेंट टेंस में होता है, लेकिन प्रेजेंट टेंस में एक कंडीशन है कि इंडिफिनिट में होता है, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है, लेकिन सभी सेंटेंसों के साथ नहीं। अब कंडीशन क्या है तो सुनिए, इंडिफिनिट में होगा, लेकिन कंडीशन ये है, सुनिएगा, कंडीशन ये है, कंडीशन ये है कि जब भी कभी ही, सी, इट या कोई भी एक नाम आ जाए, एक नाम बोले तो राम नाम का व्यक्ति कोई हो गया, चाहे सोहन नाम का व्यक्ति हो गया, चाहे शीला नाम की कोई लड़की हो गई, चाहे प्रीति नाम की कोई लड़की हो गई, तो मान के चलिए कि ही हो, चाहे शी हो, चाहे ईट हो, चाहे कोई भी एक नाम ले लो, जैसे ही आएगा मेन वर्ब तो समझ लेना उसके साथ या तो एस नहीं तो ई एस, ठीक है ना, जुड़ेगा। और जब ये जुड़ेगा, जैसे सपोज मान के चलिए कि यहीं पर मैं समझा दे रहा हूं, यहां पर सुनिएगा, यहीं पर मैं समझा दे रहा हूं, देखिएगा इसका बात यहीं पर समझा दे, जैसे कि राम जाता है, राम जाता है, तो यहां पर क्या होगा, इसका सुनिएगा, राम और आने वाला जो वर्ब है इसमें क्या है, एस नहीं तो ई एस जोड़ना है, तो पहले से ओ है, इसमें खाली ई एस जोड़ देना है। अच्छा मान के चलिए कि वह आती है, वह आती है तो वह लड़की है, आती है से मालूम चल रहा है, तो सी तो हो जाएगा, कॉम तो है तो शी कॉम गलत हो जाएगा, जैसे ही इसमें एस लगा देते हैं, देख रहे हैं कभी एस लग रहा है कभी ई एस, तो जब भी कभी वर्ब में एस ई एस लगा करके जो वर्ब तैयार होता है ना, उसको हम लोग वर्ब 5 के अंतर्गत रखते हैं। और याद रखना कि कभी भी ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है, और कंडीशन ये है कि जब भी कभी ही, सी, इट एक नाम आए तो वर्ब 5 इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए तो स्ट्रक्चर लिखा जाता है। क्या स्ट्रक्चर लिखा जाता है, देखिएगा यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा जाता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब 1 या, ठीक है ना, मेन वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, क्या चीज, जैसे कि मैं जाता हूं तो हो जाएगा आई गो, ठीक है ना, लेकिन जब वह जाता है तो ही गोज हो जाएगा, क्यों, गो हो गया वर्ब 1, गो हो गया क्या चीज, वर्ब 1, देख रहे हो ना, ये वर्ब 1 हो गया, और ये गोज हो गया क्या चीज, वर्ब 5,
तो मैंने बताया था ना कि वर्ब 1 की तरह ही वर्ब 5 है, लेकिन कंडीशन है इसके साथ। तो आई होप कि यहाँ तक मैं जो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से ये जो वर्ब के बारे में, वर्ब के दो बेटा दो संतान, हेल्पिंग वर्ब कहिए या एक्सिलरी वर्ब, पहला बेटा का नाम रखिए जिसको हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया, या वर्ब का दूसरा बेटा मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब, दो अलग अलग नाम है लेकिन इसका हिंदी होता है मुख्य क्रिया। और इस मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब को मैंने 5 संतान को जो अच्छे ढंग से आपको समझाने की कोशिश किया, इससे आपका पूरा का पूरा जो है ना ये कंसेप्ट आपके दिमाग में फिट हो गया होगा। तो चलिए बिना देर किए एक और टॉपिक इसके साथ बनता है, इसी में बनता है, हालांकि उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, उसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि है बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एकदम हर साल पूछा जाता है और अगले साल भी पूछा जाएगा, फाइनाइट नॉन फाइनाइट से। एक फाइनाइट से पूछता है, एक नॉन फाइनाइट से। ये बहुत ही हल्का और एकदम सिंपल मतलब टॉपिक है, जिसको बताने के लिए न जाने कई ट्रेनर ने कम से कम आधा घंटा 1 घंटा का क्लास चला दिया है, लेकिन मैं इसको 1 से 2 मिनट में मैं बता दूंगा। बहुत ही अच्छे ढंग से मैं समझा दूंगा, डायरेक्ट मेन बात समझाऊंगा कि फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, कैसे उसको पिक आउट करना है और कैसे सही आंसर लगाना है, जिससे आपका 2 नंबर क्लियर हो जाएगा, वो भी मैं बता दे रहा हूं। तो चलिए बिना देर के उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए बिना देर किए अब हम लोग एक और टॉपिक बहुत ही खास, जहां से 1-2 प्रश्न हर साल आयोग की तरफ से डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। वो क्या है? तो वो है फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब। देखिए फाइनाइट का मतलब समझ लीजिए, देखिए फाइनाइट का कोई भी मतलब हो, लेकिन मैं जो मतलब समझा रहा हूं बस उसी को याद कर लेना है। ये ट्रिक जब दिमाग में बैठा लीजिएगा ना, तो जाते ही आप आस्तीन चढ़ाइएगा और देखिएगा फाइनाइट और नॉन फाइनाइट से कहां क्वेश्चन पूछा, सबसे पहले उसी को लेकर के गोल घुमा के रंग दीजिएगा और आपको 2 नंबर मिल जाएगा। फाइनाइट का मतलब हो गया, जानते हैं क्या चीज? मैं बदलता हूं, मैं बेवफा हूं, ये समझ लेना। जिस तरह लड़कियां मान के चलिए कि जिस तरीके से लड़कियां मान के चलिए कि जिस तरीके से अपना रंग बदलते रहती है, उसी तरीके से ये फाइनाइट है ना, ये एकदम बेवफा है। ये एक ऐसा वर्ब है, मान के चलिए कि वर्ब के बारे में तो पढ़ ही लिया, ये ऐसा वर्ब है जो फाइनाइट के अंतर्गत आने के बाद ये अपना हमेशा रंग बदलते रहता है, इसको हम लोग फाइनाइट कहते हैं। और नॉन फाइनाइट किसे कहते हैं? जो अपना रंग रूप बिल्कुल नहीं बदले, न तेरे आने का गम न तेरे जाने का गम। अब आप कहेंगे कि सर ये क्या कह दिया, हमको समझ में नहीं है। समझिएगा, पॉइंट शुड बी नोटेड। एज फॉर एग्जांपल, मान के चलिए कोई लड़की है, ये इसे आपको बहुत बढ़िया समझ में गया। मान के चलिए कोई लड़की है, सपोज उस लड़की से हमें प्यार हो गया, ठीक है ना। तो वो लड़की से जब हमें प्यार हो गया, तो सपोज मान के चलिए कि वो लड़की अगर जब तक नहीं बदलती है तब तक तो वो हमारे लिए नॉन फाइनाइट हुई। लेकिन जैसे ही हमसे कोई स्मार्ट लड़का मिला और उसको देख करके दीवाना हो गई, मतलब कि इस लड़की से यही साबित हो रहा है कि ये लड़की जो है ना, जब तक नहीं बदली थी तब तक नॉन फाइनाइट थी, लेकिन जब बदल गई तो ये फाइनाइट हो गई। यानी कि इससे पता चलता है कि सब्जेक्ट के साथ जो मेन वर्ब इस्तेमाल होता है, सब्जेक्ट के साथ, ये जो सब्जेक्ट है ना, इसके साथ जो मेन वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, तो मान के चलो सब्जेक्ट हो गया मेल और ये हो गया इसकी गर्लफ्रेंड, है ना। तो मान के चलिए कि सब्जेक्ट के साथ जो मेन वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, अगर ये सब्जेक्ट बदलने के बाद, सपोज मान के चलिए ये मेरी गर्लफ्रेंड है, अगर मैं इसको छोड़ करके कहीं दूसरा जगह चला गया और जा करके वहां पर रह करके कोई काम वाम कर रहा हूं, और मेरे जाने के बाद ये अपना व्यवहार, संस्कार और कोई भी सोच नहीं बदलती है, चाहे कितना भी खूबसूरत क्यों ना लड़का आ जाए, अगर एक बार भी अपना सोच को नहीं बदलती है, तो समझ लेना कि ये क्या है, नॉन फाइनाइट है। लेकिन जैसे ही हमारे जाने के बाद देखिए कि अब तो वो चला गया यार, हाँ यार लड़का तो बड़ा स्मार्ट है, और उसके फेर में अगर पड़ गई और उससे फिर दोस्ती कर ली, तो हम समझ जाएंगे कि लड़का, मान के चलो कि हमारे जाने के बाद दूसरे लड़का को देखकर अपना जो रवैया बदल दी कि अब चलो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई, तो समझ लेना कि ये जो है ना बेवफा लड़की क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी फाइनाइट। यानी कि जब मेरे जाने के बाद ये अपना रंग बदल दी, तो सब्जेक्ट के बदलने के बाद ये मेन वर्ब क्या करता है, अपना रंग बदल देता है। समझिएगा, इससे बढ़िया समझाने वाला कौन नहीं मिलेगा। सुनिएगा, अब मान के चलिए कि आई के साथ गो है, तब तक तो ठीक है। जैसे ही आई गया, अब बेचारा वह आया है, जैसे ही आई गए, यानी जैसे मैं गया और मेरे जाने के वजह से वह आया, देख रहा ना कितना बढ़िया से समझ में आ रहा है। सुनिएगा, जैसे ही ये आई बेचारा गए, कहां, कहीं दूसरा जगह, ये राज्य छोड़ करके दूसरे राज्य में, ये देश छोड़ करके दूसरे देश में, जैसे ही आई बेचारे गए, ये बेचारी जो है ना, वह के आने के बाद, यानी सब्जेक्ट जैसे बदला आई, और जैसे ही आया,
तो ही आने के बाद ये गो क्या रहा, अब गो नहीं बल्कि गोज हो गया, गोज हो गया। क्या हो गया, गोज हो गया। यानी कि ये जब तक था वर्ब 1 था, जैसे ही क्या हुआ कि पता ये चला कि ये आई हटा यानी सब्जेक्ट हटा, तो पता ये चला कि अब ये गो की तरह नहीं रही, ये बेचारी V5 हो गई। जैसे कि मेन वर्ब का 5 गो संतान पढ़ाया था ना, तो ये वर्ब 1 से क्या हो गई, वर्ब 5। क्यों, क्योंकि इसके अंदर पहले ही से ही गुण था। क्या चीज वाला, फाइनाइट वाला, घूमने वाला। जिस लड़की के अंदर, ठीक है, 2-4 गो लड़का के साथ रहने का गुण रहता है ना, वो कभी ना कभी अपना असर दिखाई देगी। यहां पर क्या हुआ कि मान के चलिए कि वर्ब 5 का गुण पहले से था, लेकिन मैंने तो आंख बंद करके उस पर विश्वास कर दिया कि ये नॉन फाइनाइट है, लेकिन नहीं, ये तो फाइनाइट निकली, यानी बेवफा निकली। फाइनाइट का मतलब ही समझ लेना बेवफा, ठीक है ना। यानी कि मान के चलिए कि जब तक है तब तक है, पता लगा कि आज हमारे साथ तो कल उसके साथ, कल तीसरे के साथ तो कल चौथे के साथ, है कि नहीं है। तो ये क्या है, फाइनाइट का मतलब समझ लेना, माने दल बदल करने वाला, यानी अपना फेर बदल करने वाला, अपना चेहरा बदलने वाला। यानी कि जैसे ही सब्जेक्ट बदला, पता चला कि दूसरा सब्जेक्ट आया, ही आया तो गो से गोज हो गया, है, शी आया तो गोज हो गया, फिर दे आया तो फिर गो हो गया, है ना, अपना रंग बदल रहा है। यानी कि कुल मिला जुला करके फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होता है जो सब्जेक्ट बदलने के बाद अपना रंग रूप बदल दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और नॉन फाइनाइट का मतलब होता है, जैसे कि आप उसका उल्टा समझ लीजिए, नॉन फाइनाइट का मतलब होता है कि आप मान के चलिए कि जिस लड़की को मैंने अपना गर्लफ्रेंड बनाया, वो लड़की मेरे ऊपर विश्वास किया और मैंने उसके ऊपर विश्वास किया, और उस विश्वास के साथ वो कायम है, पूरी वफादारी के साथ मेरे साथ है, चाहे उसके साथ मैं प्रॉपर रहूं या फिर दूसरे स्टेट में जाकर रहूं या दूसरे देश में जाकर के रहूं। अगर वो लड़की का सोच 1% भी किसी भी लड़का के प्रति अगर नहीं बदलता है, तो समझ लेना कि वो लड़की वफादार है, वो बेवफा नहीं है, वो पूरी तरीके से 100% वफादार है, और वो नॉन फाइनाइट है, ठीक है ना। वो नहीं बदलती है, न तेरे आने का गम न तेरे जाने का, यानी घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो समझ लेना कि वो क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्या चीज, तो देखो ये जो लड़की है ना, इस आई से मोहब्बत हुई थी, ठीक है ना, पता ये चला कि इस आई के जगह पर ही भी लगा दिए ना, तो भले ही ये वांट बदल गया, वांट से वांट्स हो सकता है, लेकिन टू के बाद आने वाला ये जो वर्ब है ना, ये वर्ब ये क्या है, ये नॉन फाइनाइट है। ये क्या है, नॉन फाइनाइट, ठीक है ना। लेकिन यहीं पर ये वांट क्या है, ये वांट, ये क्या है, ये फाइनाइट है, फाइनाइट है। तो ये वांट जो है ये फाइनाइट है, और इसी सेंटेंस में ये जो गो है ये नॉन फाइनाइट है। क्यों, क्योंकि आई वांट टू गो है, अगर इस आई के जगह पर अगर ही आ रहा है तो ही वांट्स हो सकता है, लेकिन टू के बाद आने वाला वर्ब हमेशा वन ही रहेगा। पता ये चला कि एक और ट्रिक समझ में आया कि टू के बाद आने वाला जो वर्ब होगा ना, तो उसी को हम नॉन फाइनाइट सिलेक्ट करेंगे और मेरा आंसर सही हो जाएगा। तो समझा ना कि जिस सब्जेक्ट के बदलने के बाद अपना वर्ब चेहरा बदल ले, वो क्या है, फाइनाइट है। और जिस सब्जेक्ट के बदलने के बाद कोई फर्क उस वर्ब पर नहीं पड़ता है, यानी जिस वर्ब पर सब्जेक्ट के बदलने के बाद उस पर कोई असर और कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो समझ लेना वो नॉन फाइनाइट है, अर्थात वफादार है, ये अपना रंग रूप नहीं बदल रही है। समझ में आ गया कि नहीं। तो अब आइए, अब जो आयोग की तरफ से जो प्रश्न बहुत ही अच्छे ढंग से पूछा जाता है, मान के चलिए जो अभी थोड़ी देर पहले वर्ब पढ़ाया, और उस सुटेबल वर्ब, एक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछता है, फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछता है, वो पूछा गया प्रश्न डायरेक्ट बोर्ड पर लिखा हूं। और अंत में मैं आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला हूं कि आप इसका कमेंट में जवाब दीजिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन पूछता हूं और आप लोग जवाब, कुछ ही बच्चे हैं जो देते हैं और बाकी बच्चे देख करके ऐसे ही जो है ना इग्नोर कर देते हैं। पता नहीं आप लोग तैयारी किस हिसाब से कर रहे हैं, बट नो प्रॉब्लम, तैयारी में थोड़ा सा अपना जुनून लाइए, क्योंकि अब समय बहुत कम बच गया है। आएगा, फॉर्म भराएगा, उसके बाद से आप जो है ना मान के चलिए एग्जाम देने के लिए जाएंगे, एग्जाम देंगे तो क्या रिजल्ट उसी का आएगा जो बढ़िया से तैयारी किया। सुनिएगा, आयोग की तरफ से पूछा गया प्रश्न ये 2022 का है। पूछा है कि चूज द सुटेबल हेल्पिंग वर्ब ऑफ गिवन सेंटेंस, यानी कि हेल्पिंग वर्ब को चुनना है। कह रहा है कि आई डैश 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 डैश, यानी खाली स्थान है, गॉन टू पटना। और मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी सब्जेक्ट और खाली स्थान और जैसे ही V3 आए तो समझ लेना यहां पर दो बातें हो सकती है, या तो हैज या हैव रहेगा, या तो हैड रहेगा, या तो विल हैव रहेगा, या तो विल हैव रहेगा। बस अब देख लो, ऑप्शन में है तो लगाओ, नहीं है तो नॉन ऑफ दीज के साथ जाओ। यहां पर देखो
वाज है तो वाज के बाद तो आने वाला वर्ब में आईएनजी होता है, ये तो होगा नहीं। विल है तो विल के बाद आने वाला वर्ब वन होता है, ये तो होगा नहीं। यहां देखो हैज के बाद बिल्कुल होता है, हैज के बाद तो बिल्कुल ही होता है V3, लेकिन पता ये चला, देखिएगा यहाँ पर कितना बिजोड़ लपेटा है। और बच्चा क्या करता है ना, बोलता है कि हाँ कोई बात नहीं मैं तो जानता हूं, आराम से हम हैज लगा देंगे। अरे अगवा भी देख लो, हैड भी दिया है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन आ गई, हैज लगाएं कि हैड लगाएं, कौन लगाएं। पता ये चला कि हैज जो लगता है ना वो कभी भी ही शी इट एक नाम के साथ हैज लगता है। यहाँ पर तो ही शी इट एक नाम है ही नहीं है, आई है, आई के साथ तो कभी हैज लगता ही नहीं है। चलो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 2020 के एग्जाम में जो भी बच्चा ये हैड लगाया होगा, मैं कह रहा हूं ना 100% कि उसका एक नंबर मिल गया होगा और उसको गवर्नमेंट कॉलेज में मिल गया होगा। आइए दूसरा प्रश्न क्या है, चूज द सुटेबल प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये 2018 में पूछा गया था। मैं बहुत मेहनत और मुशक्कत के बाद ये क्वेश्चन खींच करके लाया हूं आपको समझाने के लिए। सुनिएगा, प्रिंसिपल वर्ब इसमें डालना है, जैसे कि ययाति खाली स्थान है अराउंड अस है ययाति। अब बोला है मूव, मूव्स, वाज मूव और वेयर मूव। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मूव कभी होगा नहीं होगा, क्यों? ही सी इट या फिर कोई एक नाम ले लो, आने वाला भर में एस या ईएस जुड़ा रहेगा, तो एस ईएस कुछ नहीं जुड़ा है, चलो हाँ इसमें जुड़ा है, ये हो जाएगा। और देख लो वाज के बाद तो आने वाला भर आईएनजी रहेगा, तो मूविंग होना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं। ये क्या होना चाहिए? मूविंग होना चाहिए, तो ये होगा नहीं, ये भी होगा नहीं। वेयर के बाद भी मूव में आईएनजी होना चाहिए, तो ये होगा नहीं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए तीसरा नंबर प्रश्न जो 2018 में पूछा गया था, ठीक है ना। अब यहाँ पर सुनिएगा क्वेश्चन नंबर, हालांकि मैं ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये मैं अपने तरफ से बनाया हूं, ये पूछा गया प्रश्न ये नहीं है, लेकिन मैं सोचा था कि इस क्वेश्चन को मैं आपको दे दूं, लेकिन नहीं दूंगा, मैं भी इसको हल कर दूंगा ताकि आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इसका आंसर लगा देते हैं, लास्ट में हम वीडियो में पढ़ा करके जो ऑब्जेक्टिव आयोग की तरफ से पूछा गया प्रश्न है वो उदाहरण दे करके जैसे ही मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि इसका आप जब कमेंट में दीजिएगा, आप लोग नहीं देते, कुछ बच्चे देते हैं कुछ बच्चे नहीं दे पाते, इसलिए मैं नहीं दूंगा प्रश्न, ठीक है ना। कोई होमवर्क नहीं रहेगा आज। सुनिएगा क्वेश्चन, पिक आउट द नॉन फाइनाइट। सुनिएगा, नॉन फाइनाइट का मतलब समझते हो ना, जो बिल्कुल नहीं बदलती है, ऐसा वर्ब जो कभी बदलेगी ही नहीं, उसके अंदर कूट कूट के वफादारी भरा है। नॉन फाइनाइट वर्ब ऑफ गिवन सेंटेंस, जैसे कि ही वांट्स टू गो टू पटना। और मैंने ट्रिक बताया था कि टू के बाद लगभग आने वाला जो भी वर्ब होगा वो नॉन फाइनाइट होगा। देखो भाई टू के बाद गो आया है ना, देखो ही तो होगा नहीं, वांट्स तो होगा नहीं, चलो भाई ये गो हो जाएगा, पटना तो होगा नहीं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब आइए, ये क्वेश्चन मैं आपको देने वाला था लेकिन मैं इसको जवाब दे दे रहा हूं। सुनिएगा, पिक आउट द फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है जो मान के चलिए कि जिस पर तो विश्वास काफी थी, हमारे जाने के बाद वो अपना रंग बदल दी, तो फाइनाइट वर्ब जो अपना रंग बदले, ठीक है ना। ऐसा वर्ब जो अपना सब्जेक्ट बदलने के बाद वो अपना रंग रूप बदल ले। तो सुनिएगा, पिक आउट द फाइनाइट वर्ब ऑफ गिवन सेंटेंस, जैसे कि दे लव मी मोर। अब दे लव मी मोर है, सोचिए दे लव मी मोर है, ठीक है ना। अब थोड़ा देर के लिए दिमाग लगाइए, अगर इस दे के जगह पर है दे लव मी मोर, अगर इस दे के जगह पर ही आ जाए तो ये लव जो है, लव सोचिए पॉइंट शूट में, लव का दशा क्या होगा? लव की तरह नहीं रहेगा, यहाँ लव्स हो जाएगा, क्योंकि ये जो क्रिया है ना लव, प्यार करना है। दे लव, वे लोग प्यार करते हैं, मी मुझसे, मोर अधिक, वे लोग मुझसे अधिक प्यार करते हैं, तो दे लव मी हो गया। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि जैसे ही सब्जेक्ट दे बदल करके ही लाया गया, तो लव जो था ना ये वर्ब 1 था, अब ये हो गया वर्ब 5 रूप धारण कर लिया, ठीक है ना। तो पता ये चला कि सब्जेक्ट बदला तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट जैसे ही हुआ, माने दे के जगह पर जैसे ही आया, सब्जेक्ट बदलते ही लव लव्स में बदल गया, अर्थात ये एक क्या है, फाइनाइट है। तो यहाँ पर देखिएगा फाइनाइट वर्ब को पिक आउट करना है, तो दे होगा नहीं, ये क्या हो जाएगा, लव हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। तो आई होप कि आज के इस वीडियो में मैंने जो वर्ब और वर्ब से रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, जो कुछ भी मैंने आपको समझाने की कोशिश किया, हालांकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगा होगा कि ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव और यूजफुल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कम 6-7 नंबर के लिए है, तो इस वीडियो को बिना लाइक किए मत जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वीडियो अपलोड होने के बाद सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।